तो गाइस अब हम अपना अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी वाले चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर पेपर में इसमें से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम केएमपीस के बारे में पढ़ने वाले हैं। केएमपी स्टैंड्स फॉर की मैनेजरियल पर्सोनल्स। केएमपी स्टैंड्स फॉर की मैनेजरियल पर्सोनल्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है की मैनेजरियल पर्सोनल मतलब वो वाले लोग कंपनी के जो टॉप पे हैं। की मींस जिनके पास कंपनी का पूरा कंट्रोल है। ऐसे मैनेजरियल पर्सोनल्स जो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनका रेम्यूनरेशन कितना होगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम सेक्शंस पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पढ़ाते हैं सेक्शन जो तुम्हारे लॉ मेकर ने बना रखे हैं, वो है 196 से लेकर 205 तक। लेकिन मैं तुम्हारे को क्योंकि मैराथन करा रहा हूं, तो मैराथन में मैं पूरे सेक्शंस तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने मेरे को काम के लगते हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं करवाऊंगा। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, केएमपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केएमपी में कौन कौन आता है हमारे को यह भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए केएमपी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर, जहां पे की मैनेजरियल पर्सोनल्स को डिफाइन किया हुआ है। और यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है केएमपी इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस। और जहां पे लिखा आ जाए मींस, तो मींस का मतलब है फाइनल। जो लॉ मेकर ने बता दिया वही मानना है, इसके अलावा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसके अलावा केएमपी में और कोई नहीं आएगा। तो जितने लोगों का नाम बताया गया है, सिर्फ यही लोग केएमपी में आएंगे, इसके अलावा हम किसी और को केएमपी नहीं मानेंगे। सबसे पहले कौन आता है केएमपी के अंदर? कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द एमडी और द मैनेजर। इसका मतलब या सबसे पहले ये लोग केएमपी माने जाएंगे, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या द एमडी। अच्छा, वैसे तुम्हारा एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, एमडी को ही ज्यादातर कुछ कंपनीज में सीईओ बोलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स होती है। सब्सटेंशियल पावर्स मींस कंपनी के सारे मेजर डिसीजन टेकिंग करने की पावर। मान लो आपकी कंपनी बायबैक करना चाहती है, आपकी कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करना चाहती है, आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करना चाहती है, ये सारे सब्सटेंशियल डिसीजंस हैं। तो ये सारे डिसीजंस को कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, तो हम बोलते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी के सारे टॉप लेवल वाले डिसीजंस लेता है। और एमडी के ही टक्कर पे होता है बराबर में सीईओ, मतलब एमडी का ही दूसरा नाम है सीईओ। कुछ कंपनीज के अंदर सीईओ जो एमडी होता है उसी को सीईओ नाम दे देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश नाम देने के लिए, तो उसका नाम यूज हो जाता है। तो और दूसरा वर्ड यहां पे आ रहा है द मैनेजर। अब ये द मैनेजर कौन होता है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। द मैनेजर कौन होता है? ये कोई मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये वो वाला मैनेजर नहीं है जो आपकी कंपनी में मैनेजर होते हैं ना, मार्केटिंग संभालेगा, फाइनेंस संभालेगा, लीगल मैनेजर संभालेगा, है ना, ये सब वाला मैनेजर नहीं है। ये है द मैनेजर। ये द मैनेजर ये एमडी की टक्कर के लेवल का बंदा होता है। इसके पास कंपनी की होल सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं। तुम सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों शब्दों में फर्क समझना। जो द मैनेजर होता है ना, द मैनेजर, उसके पास कंपनी की पूरी सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं, सारे मेजर डिसीजन टेकिंग पावर होती हैं। लेकिन जो एमडी होता है उसके पास ऑलमोस्ट सब्सटेंशियल पावर्स होती है, लेकिन सारी नहीं होती। इसीलिए अब क्योंकि एक एमडी के पास कंपनी की सारी सब्सटेंशियल पावर्स नहीं होती, इसीलिए एक कंपनी के अंदर एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, लेकिन एक कंपनी में एक से ज्यादा द मैनेजर नहीं होते, क्योंकि द मैनेजर एक ही होगा और उसके पास पूरी कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स होंगी, सारी की सारी वही संभालेगा। और एक चीज और, क्योंकि एमडी के पास भी सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं और द मैनेजर के पास भी सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं, जिस कंपनी में द मैनेजर अपॉइंट होगा उस कंपनी में एमडी का कोई रोल नहीं है, वहां पे एमडी नहीं होगा। क्योंकि द मैनेजर सारी सब्सटेंशियल पावर संभाल लेगा, तो फिर एमडी का क्या रोल। और एमडी के पास भी सब्सटेंशियल पावर है। तो मैंने क्या सिखाया, दो चीजें सीखी। सर, एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं लेकिन सारी नहीं होती, इसलिए एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी भी हो सकते हैं। लेकिन
दा मैनेजर के पास सारी सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं, इसलिए एक कंपनी में एक से ज्यादा दा मैनेजर नहीं होते क्योंकि सारी पावर वही संभाल रहा है। और जिस कंपनी में दा मैनेजर अपॉइंट हो गया, अब सारी सब्सटेंशियल पावर्स वही संभाल रहा है, तो फिर वहां पे एमडी की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जिस कंपनी में एमडी होता है वहां पे दा मैनेजर नहीं होता, जिस कंपनी में दा मैनेजर होता है वहां पे एमडी नहीं होता। यह बात याद रखना, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले तो इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति क्या बनेगा, केएमपी। अच्छा, अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हैं, मैंने बोला ना एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, दा मैनेजर हो सकते हैं, एक से एमडी हो सकते हैं, तो वो दोनों एमडी के एमपी नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा है दा। दा का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। उन दोनों में से किसी एक को ही की मैनेजरियल पर्सोनल की डेजिग्नेशन दी जाएगी। सेम फिर नीचे आ रहा है वर्ड दा कंपनी सेक्रेटरी। अब इसका क्या मतलब है, जो कंपनी का सीएस होता है उसको भी हम केएमपी मानते हैं। अब इसमें भी ध्यान देने वाली चीज है, एक कंपनी में 10-10 सीएस होते हैं, 20-20 सीएस होते हैं, तो सारे सीएस केएमपी नहीं होते। आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि इसमें से की मैनेजरियल पर्सोनल किसको बनाना है। जो सबसे टॉप का लेवल का सीएस होता है, जो कंपनी को लगता है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, कंपनी उसी को केएमपी की डेजिग्नेशन देती है। बाकी सारे, जैसे मान लो 20 सीएस हैं, तो बाकी 19 सीएस नॉर्मल सीएस जो रहेंगे, कोई असिस्टेंट लीगल हेड होगा, कोई असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी होगा, सब अलग अलग पोजीशन पे होंगे, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन, केएमपी वाली पोजीशन खाली एक ही सीएस को दी जाएगी, क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा है द। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर होते कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर फुल टाइम डिवोट करते हैं, वो भी केएमपी में आते हैं। लेकिन होल टाइम डायरेक्टर को आप केएमपी कब बनाओगे, अगर आपकी कंपनी में एमडी, सीईओ या दा मैनेजर नहीं है तो। अगर आपकी कंपनी में एमडी, सीईओ, दा मैनेजर में से कोई है और आपने उसको केएमपी बना रखा है, तो फिर आप होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी नहीं बनाओगे। नेक्स्ट, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कौन है, जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर संभालता है। ये ज्यादातर बाय क्वालिफिकेशन सीए या सीएमए होते हैं या एमबीए होते हैं, जो टॉप स्कूल से करके आते हैं, टॉप 20 स्कूल से, जो आईआईएम वगैरह से करके आते हैं, वो होते हैं। और इसके अलावा सच अदर ऑफिसर्स नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड। इसके अलावा वो कह रहा है कि अगर डायरेक्टर्स किसी और व्यक्ति को भी इनके अलावा केएमपी डेजिग्नेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको वो डेजिग्नेट कर रहे हैं वो डायरेक्टर्स के एक लेवल जो नीचे के लोग होते हैं, वो उनमें से ही किसी को डेजिग्नेट करेंगे, उससे ज्यादा नीचे। अच्छा, एक लेवल नीचे कौन होते हैं डायरेक्टर्स के, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे फाइनेंस का हेड हो गया, मार्केटिंग हेड हो गया, सब डायरेक्टर से एक लेवल नीचे होते हैं। तो आप इनमें से किसी को भी अगर केएमपी बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके अलावा सच अदर ऑफिसर एज में प्रिस्क्राइब मींस आने वाले टाइम पे भारत सरकार इस लिस्ट में और भी चीजें ऐड करना चाहे तो कर सकती है। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे केएमपी में कितने लोग आते हैं, तो सर 5 लोग आते हैं, सीईओ, एमडी और दा मैनेजर, इनमें से कोई एक। फिर दा कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर सिर्फ कब होगा, अगर आपकी कंपनी में सीईओ, दा मैनेजर और एमडी नहीं है तो। सीएफओ, और इसके अलावा वो ऑफिसर जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेट कर रहे हैं एज अ केएमपी, वो भी केएमपी हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम पे भारत सरकार इसके अंदर और भी लिस्ट में चीजें और ऐड करना चाहे तो कर सकती है। ये आपकी केएमपी की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन मैनेजिंग डायरेक्टर की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स होती है, मींस मेजर डिसीजन टेकिंग पावर्स होती हैं। अब जरा इसको समझो, इसका मतलब एमडी छोटे मोटे काम नहीं देखता, कॉल मनी मंगाना है ना, कंपनी के ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाना, वो सब काम एमडी का नहीं है, वो नॉर्मल डायरेक्टर देखते हैं कि भाई किन से करवाना है, किस पर नहीं। ये सिर्फ सब्सटेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब इसको समझना है, इसका एनालिसिस। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 54 में दी हुई है, और यहां पे लिखा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर मींस मतलब फाइनल आ डायरेक्टर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आ डायरेक्टर। यहां पे आ इंडिविजुअल नहीं लिखा, आ डायरेक्टर लिखा है। इसका मतलब एमडी हैज टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट। अगर आपको किसी बंदे को पहले एमडी बनाना है तो पहले आप उसको नॉर्मल डायरेक्टर बनाओगे, तभी आप एमडी बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कि मैं उठाकर मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति हूं और आपने सीधा मेरे को बोला आज से तो एमडी नहीं। तो पहले एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। यहां पे लिखा है एमडी मींस अ डायरेक्टर। और अब उस डायरेक्टर को अगर आप सब्सटेंशियल पावर्स दे दोगे तो वही डायरेक्टर क्या बन जाएगा, एमडी बन जाएगा। तो इसको अगर आपकी कंपनी में कई डायरेक्टर हैं, तो आपको पता है एक कंपनी में प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15। तो वो जो 15 डायरेक्टर्स की लिमिट है उसमें एमडी भी कवर होता है। तो जब हम 15 डायरेक्टर की लिमिट में एमडी को भी कवर करें, एमडी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर। बस फर्क क्या है कि अगर आप उस डायरेक्टर को सब्सटेंशियल पावर्स दे रखी हैं तो फिर वो एमडी है, अगर उस डायरेक्टर को सब्सटेंशियल पावर्स नहीं दे रखी तो फिर वो नॉर्मल डायरेक्टर है। तो अगर आप एमडी अपॉइंट करना चाहते हो तो पहले एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। दूसरी बात, एमडी अपॉइंट करोगे कैसे, तो कह रहा है एमडी अपॉइंट करने के 4 रूट है।
पहला, आप उसको एओए में लिखवा दो कि हम इस बंदे को एमडी बनाना चाहते हैं, आप एओए के थ्रू अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा, बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, आप किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट करके, जो आपकी कंपनी का नॉर्मल डायरेक्टर है, आप उसको एग्रीमेंट करके सब्सटेंशियल पावर्स दे दो कंपनी की, वही डायरेक्टर क्या बन जाएगा, एमडी। तीसरा, बाय रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आप जनरल मीटिंग के अंदर उसको अपॉइंट करने के लिए, मतलब वो नॉर्मल डायरेक्टर तो आपकी कंपनी में है, अब आप उसको सब्सटेंशियल पावर्स देने के लिए जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दो, तो जैसे ही आप उस डायरेक्टर को सब्सटेंशियल पावर दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एमडी। और चौथा क्या होता है, बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, बाकी डायरेक्टर्स, वो अगर किसी बंदे को सब्सटेंशियल पावर देकर एमडी बनाना चाहते हैं किसी डायरेक्टर को, तो बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है, इन चारों रूट के थ्रू आप उस डायरेक्टर को सिर्फ सब्सटेंशियल पावर्स दे रहे हो, तो इसका एमडी को एमडी बनने के लिए सब्सटेंशियल पावर देनी पड़ेंगे, और पावर देने के 4 रूट है। आप चाहो तो उसको एओए के थ्रू दे दो, चाहो तो एग्रीमेंट करके दे दो, चाहो तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा के दो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको पावर दे दें। लेकिन जिस बंदे को आप ये सब्सटेंशियल पावर दे रहे हो वो डायरेक्टर होना जरूरी है, तो एमडी होने के लिए एमडी से पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। और क्या कह रहा है, जिसको आप ये 4 में से कोई एक पावर एक्सरसाइज करके आप उसे क्या दे रहे हो, सब्सटेंशियल पावर, हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की सब्सटेंशियल पावर संभाल रहा है, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसके अलावा और भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी की सब्सटेंशियल पावर संभाल रहा है, लेकिन आप उसको नाम कोई दूसरा दे रहे हो, एमडी नाम नहीं दे रहे, तो वो भी एमडी ही है। जैसे मैंने तुम्हारे को थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो कंपनी के सीईओ होते हैं वो एमडी ही होते हैं, उनके पास भी सब्सटेंशियल पावर है। कुछ कंपनी इंग्लिश नाम देने के लिए उन्हें सीईओ बोल देती है, तो सीईओ बोल लो या एमडी बोल लो, हालांकि कुछ कंपनी सीईओ और एमडी अलग अलग रखती हैं, हम आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी कंपनी सीईओ को ही सब्सटेंशियल पावर दे देती है, तो वही सीईओ एमडी, उसका नाम सिर्फ सीईओ रखा है कंपनी का। तो कह रहा बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड का मतलब अगर आप उसको किसी और नाम से भी बुला रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एमडी आप उसे अपॉइंट करो तो एमडी माना जाएगा अगर उसे सब्सटेंशियल पावर दी है। अब सब्सटेंशियल पावर्स में वो बता रहा है क्या क्या कवर होता है क्या नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 54 एक्सक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ रूटीन नेचर when so authorized by the board, such as the power to draw and endorse a check or to draw and endorse any negotiable instrument, to sign any share certificate or to direct resignation of transfer of any shares from the substantial power of the management। तो कह रहा है सब्सटेंशियल पावर्स में ये छोटी मोटी चीजें कवर नहीं होती, चेक ड्रॉ करके देना, चेक रिसीव करना, किसी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना, ये सब सब्सटेंशियल पावर्स में नहीं आता। तो जो डायरेक्टर ये सब काम संभाल रहे हैं वो एमडी नहीं है कंपनी के, वो नॉर्मल डायरेक्टर है। अच्छा एक ही और, एज पर अबव डेफिनेशन अ पर्सन हु हैज टू बी अ डायरेक्टर, अ पर्सन हैज टू बी अ डायरेक्टर बिफोर ही कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी। आ गई ना बात। इसका मतलब अगर किसी बंदे को आपको एमडी बनाना है तो पहले उसे डायरेक्टर बनाना जरूरी है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। देयरफॉर इफ अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट अ पर्सन एज एमडी हु इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही हैज फर्स्ट टू अपॉइंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 161। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को एमडी बनाना चाहते हो जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं है, तो पहले एज पर सेक्शन 161 उसे एडिशनल डायरेक्टर बनाओ ताकि वो नॉर्मल डायरेक्टर बन जाए कंपनी का, उसके बाद उसे सब्सटेंशियल पावर दे देना, तो वही एडिशनल डायरेक्टर क्या बन जाएगा, कंपनी का एमडी बन जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने एक चीज और लिखी है यहां पे, मैनेजिंग डायरेक्टर इज वेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट बट ही नीड नॉट नेसेसरी हैव द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर हिज मैनेजमेंट। कह रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी की सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग संभालता है, सब्सटेंशियल पावर संभालता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी सब्सटेंशियल पावर्स उसी के पास हो। इसीलिए अ कंपनी में देयरफॉर हैव मोर देन वन एमडी, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एमडी के पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑल सब्सटेंशियल पावर उसी के पास हो। तो अगर आपने कुछ सब्सटेंशियल पावर संभालने के लिए एक डायरेक्टर को पावर दी है, कुछ सब्सटेंशियल पावर संभालने के लिए दूसरे डायरेक्टर को पावर दी है, तो वो दोनों ही एमडी है, तो इसका मतलब एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं। मगर मैंने तुम्हारे को एक बात बता दी, केएमपी की डेजिग्नेशन, क्योंकि एमडी के आगे केएमपी में द एमडी लिखा था, इसका मतलब मगर उन दोनों डायरेक्टर्स में से केएमपी खाली एक ही एमडी बनेगा, वो किसको बनाना है वो आपकी कंपनी की चॉइस है। नेक्स्ट आता है होल टाइम डायरेक्टर। अब ये कौन होता है ये भी ध्यान से सुनना, अब एमडी समझ आ गया। होल टाइम डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कंपनी में होल टाइम डिवोट करता है। लेकिन अब इस लाइन को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस एनालिसिस को समझना। बहुत सारे टीचर इसको हवा में सिखा देते हैं, मैं सिखा रहा हूं अलग ही लेवल पे। चलो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स, पहली बात तो यहां पे मीन्स नहीं लिखा, इंक्लूड्स लिखा है कि होल टाइम डायरेक्टर में ये लोग कवर होते हैं। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स आ डायरेक्टर। अच्छा अगेन वर्ड क्या है, आ डायरेक्टर, इसका मतलब होल टाइम डायरेक्टर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। आगे इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यही रुक जाओ,
कह रहा है होल टाइम डायरेक्टर के अंदर एक ऐसा डायरेक्टर कवर होता है जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट संभाल रहा है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ऐसा डायरेक्टर कवर होता है जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट संभाल रहा है। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी में कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है, डायरेक्टर वो पार्ट टाइम है लेकिन वो किसी और पोजीशन में फुल टाइम जॉब कर रहा है आपकी कंपनी में, तो वो भी होल टाइम डायरेक्टर है। जैसे एग्जांपल, मैं सीएस हूं और मैं मान लो किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एज अ सीएस जॉब कर रहा हूं और मैं सुबह 10 से 6 की नौकरी करता हूं, फुल टाइम एज अ सीएस वहीं पे डिवोट करता हूं और उस कंपनी ने मेरे को साथ में पार्ट टाइम डायरेक्टर भी बना दिया कि हमारी कंपनी के छोटे मोटे डायरेक्टर लेवल वाले काम भी आप ही संभालना। तो मैं डायरेक्टर पार्ट टाइम हूं लेकिन नौकरी में एज अ सीएस फुल टाइम कर रहा हूं, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं लेकिन नौकरी फुल टाइम कर रहा हूं, तो मैं होल टाइम डायरेक्टर ट्रीट होऊंगा। क्योंकि लाइन क्या लिखी है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स आ डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। वो ये नहीं कह रहा कि आप एज अ होल टाइम डायरेक्टर टाइम डिवोट करो। अगर आप एज अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में टाइम डिवोट कर रहे हो तो आप होल टाइम डायरेक्टर हो। तो भले ही आप डायरेक्टर पार्ट टाइम हो लेकिन अगर आप कंपनी में नौकरी किसी दूसरी पोजीशन में फुल टाइम कर रहे हो तो आप होल टाइम डायरेक्टर ट्रीट होगी। ये एनालिसिस है। इट मींस दैट एनी पर्सन, देखो मैंने एनालिसिस डाल दिया नीचे, हु इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर वो पार्ट टाइम है एज वेल एज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इन सम अदर कैपेसिटी, लेकिन वो किसी अदर कैपेसिटी में फुल टाइम डायरेक्टर है, ओ सॉरी एम्प्लॉयमेंट में है, देन ही शैल बी कंसिडर्ड एज अ होल टाइम डायरेक्टर। उसे हम क्या मानेंगे, होल टाइम। और यहां पे ऊपर एक चीज और लिखी है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स आ डायरेक्टर। इसका मतलब होल टाइम डायरेक्टर होने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है, तभी तो आप उसे डायरेक्टर, आप नाम क्या बोल रहे हो, होल टाइम डायरेक्टर, तो पहले डायरेक्टर बनेगा तभी तो वो होल टाइम डिवोट करेगा। अब वो होल टाइम एज अ डायरेक्टर ही डिवोट कर ले आपकी कंपनी में तो भी होल टाइम डायरेक्टर है, लेकिन अगर वो होल टाइम आपकी कंपनी में एज अ एम्प्लॉयमेंट किसी और एम्प्लॉयमेंट में आपकी कंपनी में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, जैसे मैंने बताया एक सीएस है, मैंने इसमें होल टाइम डायरेक्टर में दो तरीके के लोग आ गए। एक वो व्यक्ति जो पूरा टाइम एज अ डायरेक्टर ही आपकी कंपनी में डिवोट कर रहा है, वो तो होल टाइम डायरेक्टर है ही। और एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर होल टाइम डिवोट नहीं कर रहा, मान लो वो सीएस है या सीए है या सीएमए है, तो वो अपनी जो सीएस या सीएमए की जॉब है वो उसके लिए फुल टाइम काम कर रहा है, लेकिन साथ में आपने उसको पार्ट टाइम डायरेक्टर बना दिया। तो डायरेक्टर वो पार्ट टाइम है लेकिन वो आपकी कंपनी में बाकी किसी कैपेसिटी में, अदर कैपेसिटी में फुल टाइम डिवोट कर रहा है, तो वो भी होल टाइम डायरेक्टर ही ट्रीट होगा। अब नीचे क्या बोलता है, अ होल टाइम डायरेक्टर इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर डिवोट देयर एंटायर टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफिस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। अब क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर आप ही की कंपनी में पूरा टाइम डिवोट कर रहा है, तो वो किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। दे में हाउएवर एक्सेप्ट, they cannot accept the office of whole time director in any other company. They may however accept ordinary director within the limits prescribed under section 165 of the company Act। इसका क्या मतलब है पहले यही समझ लो। आपको एक बात पता है कि सर एक जो सेक्शन 149 है कंपनी लॉ का, वो ये बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15। ये तो ये बात हो गई कि आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं। फिर कंपनी लॉ का एक सेक्शन 165 है, वो ये बोलता है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है। 165 क्या बोलता है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, 20 कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है। ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बात बताई थी। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में एज अ होल टाइम डायरेक्टर वर्क कर रहा है, तो वो किसी दूसरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। लॉजिकली बहुत सही बात है ना। अब जब होल टाइम वो आपके यहां डिवोट कर रहा है, तो वो दूसरी कंपनी में कैसे डिवोट करेगा होल टाइम? एक टाइम पे 2 कंपनी, वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो आपकी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर और वो किसी दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसे हम ऑर्डिनरी डायरेक्टर बोलते हैं, तो कह रहा है वो बन सकता है, बस एज पर सेक्शन 165 की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और 165 की लिमिट कितनी है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो इसका मतलब अगर वो एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो किसी दूसरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन वो अगर बाकी की 19 कंपनी के अंदर पार्ट टाइम डायरेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है। और कह रहा है होल टाइम डायरेक्टर के अलग अलग नाम है। कुछ कंपनीज इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोलती हैं, कुछ कंपनी इनको टेक्निकल डायरेक्टर भी बोलती हैं, कुछ कंपनी ने फाइनेंस डायरेक्टर भी बोलती हैं, कुछ कंपनी ने होल टाइम डायरेक्टर भी बोलती हैं। अलग अलग नाम है, आप कुछ भी देना चाहो बोल सकते हो। अच्छा, इट में फर्दर बी नोटेड दैट
अ पर्सन हैज टू बी अ डायरेक्टर बिफोर ही कैन बी अपॉइंटेड होल टाइम डायरेक्टर। वही वाली बात जो मैंने वहां पहले से कही थी, होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टर नहीं हो तो देयरफॉर इफ अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो उसे पहले आप एडिशनल डायरेक्टर बनाओ, फिर आप उसे होल टाइम कंपनी में टाइम डिवोट करवाओगे तो ऑटोमेटिक होल टाइम डायरेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है मैनेजर। अब यहां पे मैंने तुम्हारे को समझाया, ये वही वाला मैनेजर जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये कोई मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये वो वाला मैनेजर नहीं है। इसको हम बोलते हैं द मैनेजर, इसको हम रियल लाइफ में बोलते हैं द मैनेजर। ये एमडी की टक्कर का बंदा होता है। ये एमडी की टक्कर का बंदा होता है। तो अब ये मैनेजर कौन है? जिसके पास कंपनी की होल सब्सटेंशियल पावर्स होती है, जो सारी की सारी सब्सटेंशियल पावर संभालता है। अच्छा, एमडी भी सब्सटेंशियल पावर संभालता है, मतलब जो सारी बड़ी डिसीजन मेकिंग है वो एमडी भी लेता है, लेकिन वो सारी नहीं लेता, उसके पास ऑलमोस्ट होती है। लेकिन मैनेजर के पास, इस द मैनेजर के पास सारी होती है। तो जिस कंपनी में द मैनेजर होगा उस कंपनी में एमडी नहीं होगा, क्योंकि एमडी का कोई रोल ही नहीं है वहां पे, क्योंकि सारी सब्सटेंशियल पावर द मैनेजर ही संभाल लेता है। लेकिन जिस कंपनी में एमडी है, वो क्यों उसके पास सब्सटेंशियल पावर नहीं होती, तो वो एक से ज्यादा एमडी अपॉइंट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी में द मैनेजर है वहां पे एमडी नहीं होगा, क्योंकि सारी सब्सटेंशियल पावर यही संभाल लेते, तो एमडी का कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए एक कंपनी में एक से आता, अच्छा एमडी का कोई रोल नहीं है, प्लस क्योंकि द मैनेजर एक ही सब्सटेंशियल पावर्स पूरी संभाल रहा है, तो दूसरा द मैनेजर भी अपॉइंट नहीं हो सकता उस कंपनी के अंदर। तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस कंपनी में द मैनेजर अपॉइंट हो गया ना, उस कंपनी में ना तो कोई दूसरा द मैनेजर होगा, ना कोई एमडी होगा, क्योंकि उस कंपनी की सारी सब्सटेंशियल पावर एक ही द मैनेजर संभाल लेगा। लेकिन जिस कंपनी के अंदर एमडी है वहां पे दूसरा द मैनेजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि द मैनेजर एमडी एक टाइम पे नहीं हो सकता कंपनी में, लेकिन उस कंपनी में दूसरा एमडी हो सकता है, क्योंकि एमडी के पास सारी सब्सटेंशियल पावर्स नहीं होती। तो एज पर सेक्शन 2, अब यह द मैनेजर एक चीज और समझने वाली है। हमने एमडी के लिए पढ़ा था कि एमडी हैज टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? एमडी मींस अ डायरेक्टर जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर है। तो वहां पे एमडी मींस अ डायरेक्टर लिखा था, एन इंडिविजुअल नहीं लिखा था। इसलिए एमडी होने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है, और जब आप उसको सब्सटेंशियल पावर दे दोगे तब वो एमडी बनेगा। लेकिन द मैनेजर होने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। आप किसी नॉर्मल इंसान को भी सब्सटेंशियल पावर्स दे दोगे तो वो द मैनेजर बन जाएगा। जरा पढ़ना, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 53 ऑफ द कंपनी एक्ट, मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। यहां पे वर्ड इंडिविजुअल लिखा है, जबकि हमने एमडी की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो वहां पे एमडी मींस अ डायरेक्टर लिखा था, लेकिन यहां पे द मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल लिखा है। तो एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, लेकिन द मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो द मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु subject to the superintendence and control and directions of the board has the management of the whole पूरा, yes, substantially the whole of the affairs of the company. Substantially means almost whole, 99.99%, and includes a director or any other person occupying the position of the manager by whatever name called, whether under a contract of service or not. कह रहा है द मैनेजर कौन है? एक ऐसा व्यक्ति, एक इंडिविजुअल लिखा है जिसके पास कंपनी की या तो होल सब्सटेंशियल पावर्स है या ऑलमोस्ट 99.99% सब्सटेंशियल पावर्स हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? द मैनेजर। जिस कंपनी में द मैनेजर है तो इसका मतलब सारी सब्सटेंशियल पावर यही संभाल रहा है, तो इसके अलावा आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है। प्लस वो कह रहा है अगर कोई ऐसा डायरेक्टर आपकी कंपनी के अंदर है जिसको आप होल सब्सटेंशियल पावर दे रहे हो, तो फिर उसको भी आप द मैनेजर मान सकते हो। उसको भी आप क्या मान सकते हो? द मैनेजर मान सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज नीचे बता रहा है, तुम्हारे को मैं समझा चुका हूं। इट में बी नोटेड दैट द मैनेजर ऑफ अ कंपनी नीड नॉट बी डायरेक्टर। क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? एमडी द मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। इसका मतलब द मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। आप अगर किसी डायरेक्टर को सब्सटेंशियल पावर देकर द मैनेजर बनाना चाहते हो बना सकते हो, अदरवाइज किसी नॉर्मल इंसान को भी सब्सटेंशियल पावर देकर द मैनेजर बनाना चाहते हो उसको भी बना सकते हो। लेकिन एमडी में ऐसा नहीं होता, एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। तो वो यहां पे ये कह रहा है, इट में बी नोटेड दैट द मैनेजर ऑफ अ कंपनी नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। ही मे बी अ डायरेक्टर, वो कोई डायरेक्टर हो भी सकता है, और ही मे नॉट, और सिंपली द मैनेजर ऑफ द कंपनी, वो सिर्फ नॉर्मल मैनेजर भी हो सकता है। मतलब अगर आप किसी नॉर्मल डायरेक्टर को कंपनी के द मैनेजर बनाना चाहते हो उसको भी बना सकते हो। अगर कोई डायरेक्टर को नहीं, किसी नॉर्मल इंसान को द मैनेजर बनाना चाहते हो, सब्सटेंशियल पावर देना चाहते हो पूरी कंपनी की होल, तो फिर उसको भी बना सकते हो, क्योंकि द मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं। Since a manager has the management of the whole of the affairs of the company, a company can have only one manager at a time. आ गई ना बात? ये वो वाली मैंने बोला ना, द मैनेजर एक ही होता है। तो क्या था, क्योंकि सारी सब्सटेंशियल पावर्स इसी के पास होती है, तो एक टाइम पे एक कंपनी में एक ही द मैनेजर होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा।
और इट मे बी नोटेड दैट एज पर प्रोविजन सेक्शन 196 अ कंपनी मे नॉट हैव बोथ एमडी एंड द मैनेजर एट द सेम टाइम। और ये भी 196 ये बोलता साथ में कि एक कंपनी में द मैनेजर और एमडी एक साथ नहीं हो सकते। क्या ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये भी समझा चुका हूं, क्योंकि उसका लॉजिक बता दिया, क्योंकि द मैनेजर के पास पूरी सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं। अब जब सारी यही संभाल रहा है तो एमडी का क्या रोल है वहां पे, तो इसलिए जिस कंपनी में द मैनेजर होगा वहां पे एमडी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन होते हैं? तो क्या था, हर वो बंदा सीईओ जिसको कंपनी के डायरेक्टर डेजिग्नेट कर देंगे। देखो यहां पे सीईओ में सिर्फ इतना लिखा है, सीईओ मींस अ पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच, मतलब जिसको भी कंपनी ने सीईओ की डेजिग्नेशन दे दी वही सीईओ। और मैं तुम्हारे बताया ज्यादातर जो कंपनी के एमडी होते हैं कंपनी उन्हीं को सीईओ मानती है, तो अगर कंपनी के एमडी को कंपनी सीईओ का नाम देना चाहती है तो दे दे। फिर नेक्स्ट आता है सीएफओ। अब ये सीएफओ कौन होते हैं? सर सीएफओ होते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी का सारा फाइनेंस संभालते हैं। और ये सीएफओ कब बनेंगे? जिनको डायरेक्टर डेजिग्नेट करेंगे कि हम इसको सीएफओ मानना चाहते हैं, फिर वो व्यक्ति सीएफओ माना जाएगा। और ज्यादातर कंपनी के अंदर सीएफओ कौन बनते हैं मैं तुम्हारे को बता दिया, ज्यादातर जो टॉप स्कूल के एमबीएस होते हैं, टॉप 20 स्कूल्स के, वो सीएफओ बनते हैं। प्लस इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े सीएमए हैं, ये सब सीएफओ बनते हैं। प्लस के अलावा आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी भी सीएमए, वो क्या कहते हैं, केएमपी की डेफिनेशन में आता है। और कंपनी सेक्रेटरी कौन है? तो कह रहा है कंपनी सेक्रेटरी वो है जिसको आईसीएसआई एक्ट के द्वारा डेजिग्नेट करा गया एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो सीएस है। और जो आपकी कंपनी के पूरे सीएस वाले फंक्शन संभाल रहा है, लीगल वाले, उसे हम सीएस मानेंगे। तो इसी के साथ तुम्हारा सारा ये डेफिनेशन वाला बैकग्राउंड खत्म हो गया, जिसमें हमने सारी डेफिनेशन समझी। एमडी कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, केएमपी कौन है, द मैनेजर कौन है, होल टाइम डायरेक्टर कौन है। तो हमने ये सब सीख लिए। अब हम इनके प्रोविजन स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं कि इनको अपॉइंट कैसे जाएगा। तो अब हम पहला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, सेक्शन 196। तो अब हम इनके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो गाइस हम अपना सेक्शन 196 स्टार्ट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। यहां पे सिर्फ 3 लोगों के अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही। यहां पे अब जब हम अपॉइंटमेंट की बात करें सिर्फ 3 लोगों के बारे में बात हो रही है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजर। जो कंपनी के नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। उनके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली अगर हमारे को कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करना हो तो हम एज पर सेक्शन 152 अपॉइंट करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, अगर नॉर्मल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना होता है। प्लस इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर वगैरह जो हमारे को नॉमिनी डायरेक्टर वगैरह जो अपॉइंट करने होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, वो सेक्शन 161 के अंदर अपॉइंट होते हैं। वो भी हमने अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। यहां पे जो बात हो रही है मेनली 3 डायरेक्टर्स के बारे में। 3 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर हैं, एक तो द मैनेजर है। 196 अब ये क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना। 196 को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है नो कंपनी शेल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम एमडी एंड अ मैनेजर। मैनेजर मतलब वही द मैनेजर की बात हो रही है, जो तुम्हारे को मैं समझा चुका हूं, जो कंपनी के टॉप लेवल का बंदा होता है एमडी की टक्कर का। तो कह रहा है एक कंपनी में एक टाइम पे एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं होंगे। ये हमारे को ऑलरेडी ये बात पता है। सर क्यों पता है हमारे को? क्योंकि सर हमें पता है कि मैंने अभी तुम्हारे को थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो द मैनेजर होता है उसके पास कंपनी की सारी सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं और एमडी के पास कंपनी की लिमिटेड सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं। अगर जिस कंपनी में द मैनेजर अपॉइंट हो गया तो सारी सब्सटेंशियल पावर्स वही संभाल रहा है, तो उस कंपनी में एमडी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए वगैरह एक कंपनी में एमडी और द मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते। ये 196 सबसेक्शन 1 बोलता है। 196 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? फर्दर अ कंपनी शेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट any person as its MD, whole time director, whole time director or manager for a term exceeding 5 years at a time, and no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आप कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो, इनको एक बार में मैक्सिमम एक ही टर्म के लिए अपॉइंट किया जाएगा और एक टर्म मैक्सिमम 5 साल की होगी। इसका मतलब आप एक ही बार में 10 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते कि मैं एमडी को अपॉइंट कर रहा हूं 10 साल के लिए। नहीं, आप 10 साल के लिए अपॉइंट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले एक टर्म के लिए अपॉइंट करा 5 साल की, जब वो टर्म खत्म हो गई तो दोबारा रीअपॉइंट कर लिया अगले 5 साल के लिए। अब चाहो तो आप एक टर्म खत्म होने के बाद अपॉइंट कर लो उसको अगली टर्म के लिए, और चाहो तो जब आपकी पहली टर्म खत्म होने वाली है उसके 5th ईयर के अंदर आप उसको अगले टर्म के लिए अपॉइंट कर लो 5th ईयर में। उससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो उसकी टर्म 5 साल में खत्म होगी, तो अगर आप उसको रीअपॉइंट करना चाहते हो तो एक्सपायरी होने से
जो पहले वाला 1 साल है, मतलब 5th ईयर जिसको हम बोल सकते हैं, उस साल के बीच में आप उसे रीअपॉइंट कर सकते हो, 1 ईयर पहले नहीं कर सकते, मतलब 4th ईयर में, 3rd ईयर में रीअपॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब दो बातें हो गई। पहली बात तो ये एमडी, द मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर जब भी आप अपॉइंट करोगे तो पहली बात तो ये कि भैया जो उनका टर्म होगा वो कितना साल का होगा, एक टर्म 5 साल की होगी और वो एक बार में एक ही टर्म के लिए अपॉइंट होंगे, उसके बाद वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होती है। दूसरी बात, जब आपने उन्हें रीअपॉइंट करना तो आप पहली टर्म खत्म होने के बाद अपॉइंट कर लो, या अगर आप पहले ही रीअपॉइंट करना चाहते हो तो आप कर लो, लेकिन आप 5th ईयर में ही कर सकते हो, 4th ईयर 3rd ईयर में नहीं कर सकते, आपको लास्ट ईयर में अपॉइंटमेंट कर सकते हो, उससे पहले अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। फिर नीचे क्या बोलता है, नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज इट्स एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु दैट इज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। 4 पॉइंट दिए हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अब सुनना बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इंडिया में किसी भी व्यक्ति को एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या द मैनेजर बना रहे हो, या वो पहले से आपकी कंपनी में है, तो आपको इन 4 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि वो इन 4 कंडीशंस में नहीं आए। वो 4 कंडीशंस क्या है? पहला, who is below the age of 21 years और who has attained the age of 70 years। अब इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति जिसको आप अपनी कंपनी में एमडी और द मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर बनाना चाहते हो, अगर वो 21 साल से कम का है तो आप उसको नहीं अपॉइंट कर सकते। इसका मतलब उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स वाला एलिजिबल नहीं है, 21 और मोर ईयर्स वाला एलिजिबल है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा आपकी कंपनी के अंदर जिसको आप एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और द मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो, अगर उसकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है तो आप उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए नीचे एक एक्सेप्शन दी हुई है, वो क्या है मैं भी बताऊंगा। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपकी कंपनी में कोई पहले से एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजर था, मान लो आपने उसको 67 ईयर्स की एज में या 68 ईयर्स की एज में अपॉइंट किया था, तो वो पहले तो 70 का नहीं था जब आपने अपॉइंट करा था, लेकिन आपकी कंपनी में वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता, जब काम कर रहा था, करते करते वो 70 का हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पे हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 इयर्स का मतलब यही है, अगर कोई व्यक्ति 70 साल का है, दो बातें हैं, 21 साल एग्जैक्ट कवर नहीं है, 21 साल से नीचे वाला डिस्क्वालीफाई है। अगर कोई बंदा 21 साल से नीचे का है, वो तो आपकी कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजर बन ही नहीं सकता, इसको तो करो साइड। अगर कोई बंदा 70 साल का है या उससे ज्यादा का है, जिसको आप एमडी, द मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम करते करते 70 का हो गया, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर बने हुए, और उसकी एज इस दौरान बीच में 70 की हो गई, तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजर से। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर आप शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो तो 70 साल वाले बंदे को आप कंटिन्यू कर सकते हो उसकी अपॉइंटमेंट, अगर वो बीच में ही 70 का हो गया था तो, या अगर कोई नए व्यक्ति को लेकर आ रहे हो तो आप उसे भी अपॉइंट कर सकते हो, आप एसआर पास कराने के बाद, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद। तो इसमें एक्सेप्शन 70 साल वाले बंदे के लिए, 21 साल वाले बंदे के लिए नहीं है। इसका मतलब अगर कोई बंदा 21 साल से कम का है, वो तो कभी भी एमडी, डब्ल्यूटीडी और द मैनेजर नहीं बन सकता। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर, अब मैं शॉर्ट में ये वर्ड यूज करूंगा। और जो अगर कोई बंदा 70 का है या उससे ऊपर का है, तो वो द मैनेजर, एमडी, डब्ल्यूटीडी बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है, उसके लिए आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फिर एक एक्सेप्शन नीचे और क्रिएट हुई हुई है कि अगर कोई बंदा 70 साल का है और आपकी कंपनी उसको अपॉइंट करना चाहती है, और मैंने अभी तुम्हारे को बताया कि अगर 70 या 70 साल से ऊपर का बंदा, उसको अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा शेयर होल्डर से। और स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है? 75% कंसेंट से पास होता है। अगर वो लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी रीजन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करा पाए शेयर होल्डर से, मान लो शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने गए थे, इसका मतलब अगर आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर हैं जो मीटिंग में आए थे, तो आपको उसमें से 750 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन तो 750 पे पास होता है, 75% पे पास होता है, और आपको 75% शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन आपको मोर देन 50% शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। तो उस केस के अंदर आप क्या कहते हैं, उस बंदे को जो 70 साल है उससे ज्यादा का एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजर बना सकते हो, लेकिन साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बंदा 70 या 70 से ज्यादा का है, अगर आप उसको अपॉइंट करना चाहते हो नॉर्मली बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, तो खाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को एमडी, डब्ल्यूटीडी, द मैनेजर बनाना चाहते हो 70 या 70 से ऊपर का है,
और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन किसी रीजन से शेयर होल्डर्स ने पास नहीं करा, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, मोर देन 50% का अप्रूवल मिल गया, तो उस केस में आपको कर तो सकते हो आप उसमें भी, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो तीन बातें हो गई, फटाफट खत्म करते हैं, ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। पहला, कोई बंदा 21 साल से कम का है वो एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर किसी भी हालात में नहीं बन सकता। कोई बंदा 70 का है या 70 से ऊपर का है और आप उसको एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, दैट इज 75% शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर किसी और इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से जिसको आप एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर बना रहे हो वो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, और वो 70 साल उससे ज्यादा का, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाकर भी काम चलवा सकते हो, लेकिन साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जरा इसको पढ़ो, मैं क्या बोलता हूं, जरा रीड करो। प्रोवाइडेड दैट the appointment of a person who has attained the age of 70 years may be made by a special resolution in which the explanatory statement annex means attach to the notice of for such motion means proposal shall indicate the justification for appointment of such person। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एमडी होल टाइम डायरेक्टर दा मैनेजर बनाना चाहते हो और उसकी एक 70 से ज्यादा की आप अपॉइंट कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाकर, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जो आप जनरल मीटिंग कंडक्ट कराओगे उसका नोटिस भेजोगे शेयर होल्डर को, तो जिस जनरल मीटिंग के अंदर आप उसको अपॉइंट करोगे, जो स्पेशल और जो आप नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग का, उसी के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाकर भेजोगे कि आप इस 70 साल के व्यक्ति को क्यों अपॉइंट कर रहे हो, उसकी रीजनिंग क्या है। फिर नीचे बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बट वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन एक्सीड द वोट कास्ट एनी इफ एनी अगेंस्ट द मोशन। कह रहा है अगर एसआर पास नहीं हो पाया लेकिन वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड हो गए वोट कास्ट अगेंस्ट के, मतलब वही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात कर रहा है कि अगर 75% अप्रूवल नहीं मिल पाया लेकिन मोर देन 50% का अप्रूवल मिल गया, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि इस बंदे को अपॉइंट करना और इससे कंपनी का फायदा हो सकता है, तो उस केस में आप उस बंदे को अपॉइंट कर सकते हो 70 साल के बंदे को, लेकिन आपको किसको बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वही वाली बात, 70 साल उससे ऊपर के बंदे को अगर अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो, अपॉइंट कर लो, लेकिन अगर एसआर पास नहीं हो पा रहा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन थी कि जब आप एमडी डब्ल्यूटीडी और दा मैनेजर अपॉइंट करोगे तो आपको कंडीशन का ध्यान देना है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको वापस कैसे पढ़ोगे, ऊपर से नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू the appointment of employment of any person as its MD, whole-time director, manager who is an undischarged insolvent or who has at any time been adjudged insolvent। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी कभी भी ऑल टाइम डायरेक्टर एमडी दा मैनेजर नहीं बन सकता। तीसरा, अच्छा ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है, आप लोगों को जब मैंने वो वाला चैप्टर कराया था अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, तो मैंने वहां पे बता दिया था। अभी मैं बस बता देता हूं कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोर्ट से इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज खत्म नहीं होती, वो अनडिस्चार्ज रहता है। अनडिस्चार्ज मींस वो फ्री फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी नहीं हुआ, वो फ्यूचर में जो पैसा कमाएगा उससे पहले उसको अपना सारा कर्जा उतारना पड़ेगा जो पहले वालों को मार रखा था उसने। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो इसका मतलब उसका सारा कर्जा माफ हो चुका है कोर्ट से और वो प्रॉपर वाला कंगला डिक्लेयर हो गया। तो वो तो लेते कि कोई बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति कभी भी क्या नहीं बन सकता, एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर नहीं बन सकता। और हु हैज एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू इट क्रेडिटर्स और मेक एट एनी टाइम मेड अ कॉम्पोजिशन विद देम। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है सेटलमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी कंपनी के क्रेडिटर्स का पैसा मार रखा था, अपने क्रेडिटर्स का, आपकी कंपनी क्रेडिटर्स का नहीं, अपने किसी क्रेडिटर का जिसने उसने लोन लिया हुआ किसी व्यक्ति ने, उनका पैसा मार रखा था और पैसा नहीं चुकाया था, या चुकाया था लेकिन सेटलमेंट करने के बाद चुकाया था, उनसे सेटिंग की थी, तो ऐसा व्यक्ति पहले पास्ट में डिफॉल्टर रह चुका है, तो ऐसे बंदे को हम क्या नहीं बनाएंगे, एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर नहीं बनाएंगे। और हु हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय एन ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गुनाह करा है और उसको उस गुनाह की 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है, तो उस केस में वो वाला व्यक्ति भी एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर नहीं बन सकता। तो ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन है जो आपको ध्यान देनी है अगर कोई बंदा एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर बनना चाहता है। पहला, उसकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
70 या 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 70 या 70 से ज्यादा की एक्सेप्शन मैंने बता दिया, अगर उसको अपॉइंट करना है तो एसआर पास कराना पड़ेगा 70 से ऊपर, 70 या 70 से ऊपर वाले बंदे को, और विदाउट सीजी अप्रूवल काम हो जाएगा। लेकिन अगर एसआर पास नहीं हो पा रहा तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चलवा सकते हो, लेकिन साथ में सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, वो बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए या वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसने कभी क्रेडिटर्स का पैसा ना मारा हो, या मारा भी था तो उसकी सेटलमेंट भी ना करी हो, मतलब ले दे के पास्ट में कभी वो डिफॉल्टर रहा ही ना हो क्रेडिटर की पेमेंट का। और लास्ट, अगर उसको किसी गुनाह, उसने किसी कोई ऑफेंस करा और उसको उस गुनाह की 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है, 6 मंथ तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है, तो फिर वो बंदा क्या नहीं बन सकता, एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर नहीं बन सकता। फिर नीचे इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन पे जो ध्यान देनी है। वो कंडीशंस क्या है? कहता है अपार्ट फ्रॉम दिस, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 कंटेन्स 5 अदर कंडीशंस which must be satisfied by a person to be eligible for appointment as MD, whole time director, manager without the approval of central government. These conditions are as under. कह रहा है ये जो 4 कंडीशंस हैं ये तो फॉलो करनी ही है, प्लस इसके अलावा कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा हैं जो फॉलो करनी है, और वो कंडीशंस कहां दी हुई हैं? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में दी हुई है, और आपको ये कंडीशन साथ में फॉलो करनी है। इसमें 5 एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो 4 ऊपर हो गई, 5 ये हो गई, टोटल 9 कंडीशन हो गई। इसका मतलब अगर आपको किसी बंदे को अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी और दा मैनेजर करना है तो उसको 4 कंडीशन तो 196(3) वाली फॉलो करनी है, प्लस उसको 5 कंडीशन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 वाली फॉलो करनी है, तो टोटल 9 कंडीशंस फॉलो करनी है उसको। अच्छा, इसमें एक चीज लिखिए कि अगर आप ये 5 कंडीशन फॉलो कर लेते हो एक साथ तो आपको सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इन 5 कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते तो भी आप उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको साथ में सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 बातें बोली, अगर आप किसी बंदे को एमडी डब्ल्यूटीडी या दा मैनेजर बनाना चाहते हो और वो ऊपर की 4 कंडीशन पूरी कर रहा है प्लस ये नीचे की भी 5 कंडीशन पूरी कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप उसे बंदे को एमडी डब्ल्यूटीडी और दा मैनेजर बना सकते हो बिना सीजी अप्रूवल के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऊपर की 4 कंडीशन पूरी कर रहा है, अगर वो ऊपर की ही पूरी नहीं कर रहा फिर तो कहानी खत्म हो गई, वो पॉइंट ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर की 4 कंडीशन पूरी कर रहा है लेकिन नीचे वाली 5 कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो उस केस में, या 5 में से एक आध भी पूरी नहीं कर रहा, तो उस केस में भी उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन साथ में आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप ऊपर की 4 कंडीशन और नीचे पार्ट 1 शेड्यूल 5 की 9 की 5 कंडीशन सारी एक साथ फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, डायरेक्ट अपॉइंट करो। सिर्फ सीजी का अप्रूवल एक ही जगह चाहिए होगा, अगर वो ऊपर वाले में से वो 70 या उससे ऊपर की उम्र है, और वो भी तब अगर एसआर पास नहीं हुआ तब, वो तो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर किसी बंदे की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है और 70 से कम है और वो ऊपर की 4 कंडीशन पूरी कर रहा है, नीचे की 5 पूरी कर रहा है, तो आपको बिना सीजी अप्रूवल के आप किसी भी बंदे को एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर बना सकते हो। लेकिन अगर वो नीचे की 5 पूरी नहीं कर रहा, ऊपर की 4 पूरी कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप उसको एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर बना सकते हो, लेकिन साथ में आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 5 या 5 में से एक आध कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। लेकिन अगर बच्चा मेरे से पूछते सर मान लो वो नीचे की पूरी कर रहा है ऊपर की पूरी नहीं कर रहा, फिर तो वो पॉइंट ही नहीं हो सकता, वो तो एसेंशियल है, फिर वो पॉइंट ही नहीं हो सकता, सीजी वीजी का अप्रूवल लेके भी नहीं हो सकता। लेकिन नीचे वाली अगर शेड्यूल 5 वाली कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा तो वो पॉइंट हो सकता है, लेकिन सीजी की परमिशन लेने के बाद। तो अब वो 5 कंडीशन एक्स्ट्रा क्या है? पहला, he had not been sentenced to imprisonment for any period or to a fine exceeding 1000 rupees for the conviction of such offense under any of the following act। अच्छा, ऊपर तो यहां पे लिखा था कि अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है, अब इंडिया में बहुत सारे लॉ हैं, तो बहुत सारे लॉ में अगर उसको किसी भी एक्ट में 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है तो वो डिस्क्वालीफाई है। लेकिन नीचे बोल रहा है यहां पे कुछ एक्ट की लिस्ट दी हुई है, अगर वो इन वाले एक्ट जो एक्टों की लिस्ट दी हुई है, अगर वो इसमें से कभी फंसा है और उसको 1 दिन की भी सजा हुई है, 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, यहां पे वर्ड लिखा है एनी पीरियड, अगर उसको इन वाले एक्ट में किसी 1 दिन की भी सजा हुई है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई है, फिर वो पॉइंट नहीं हो सकता। वो एक्ट कौन कौन से हैं? इंडियन स्टैंप एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, आईडीआरए बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कंपनी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, हालांकि वेल्थ टैक्स एक्ट अबॉलिश हो चुका है, लिखा हुआ यहां पे कस्टम्स, कॉम्पिटिशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये भी अबॉलिश हो चुका है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है यहां पे, लॉ में अभी हटा नहीं है। सेबी एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अगर उसको इनमें से किसी भी एक्ट में सजा मिली है, 1 दिन की भी मिली है, तो फिर वो क्या नहीं हो सकता? एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर नहीं बन सकता। दूसरा, who had been not been detained for any period means 1 दिन के लिए भी उसको डिटेन ना किया हो, अंडर फेमा अंडर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। मान लो आपका वो बंदा स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया, कोई व्यक्ति
इस वाले एक्ट के अंदर और उसको इस वाले एक्ट में डिटेन करा गया सरकार के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटी है, तो उस केस में वो फिर एमडीडब्ल्यूटी दा मैनेजर नहीं बन सकता। और दूसरा, अगर उसकी एज 21 साल से कम है, 21 साल है एंड 70 इयर्स की नहीं है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 की होनी चाहिए कम से कम, और 70 से नहीं होनी चाहिए, 70 से कम होनी चाहिए, हमारे को ऑलरेडी पता है। और नीचे आपको एक्सेप्शन इसकी पता ही है, तो दोबारा रिपीट हो रही है कि अगर वो 70 से ऊपर का है या 70 का है और तब भी आप अपॉइंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, एसआर पास कराकर, आपको कोई सीजी अप्रूवल नहीं चाहिए। और इसकी एक और एक्सेप्शन हमने ऊपर पढ़ी कि अगर उसको अपॉइंट करना चाहते हो और एसआर पास नहीं हुआ तो आप ओआर पास करके अपॉइंट कर सकते हो, साथ में क्या करना पड़ेगा? आपको सीजी अप्रूवल चाहिए होगा। फोर्थ कंडीशन कट चुकी है, कायदे से डिलीट हो गई है 12 सितंबर को, तो बेसिकली 5 की जगह 4 ही रह गई है। और पांचवी कंडीशन है ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात ये है, ये 4 कंडीशन ही होगी, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 ही है। वैसे मैंने लिखा 5 है, लेकिन 5 में से फोर्थ आपको पता ऑमिट हो चुकी है, मैंने बताई। तो ले देखिए, ये टोटल 4 कंडीशन दी हुई है 196(3) में और 4 कंडीशन दी हुई है पार्ट 1 शेड्यूल 5 में। तो अगर आप किसी बंदे को एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर बनाना चाहते हो तो उसको 8 कंडीशंस पूरी करनी है। अगर वो ऊपर की 4 फॉलो कर रहा है 196(3) की और नीचे की भी 4 फॉलो कर रहा है पार्ट 1 शेड्यूल 5 की, तो वो बिना सीजी अप्रूवल के ही अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऊपर की 4 फॉलो कर रहा है और वो नीचे वाली 4 में से या तो चारों फॉलो नहीं कर रहा है, एक आध फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर भी वो अपॉइंट हो सकता है, लेकिन साथ में आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो ऊपर की फॉलो नहीं कर रहा, नीचे वाली फॉलो कर रहा है, तो वो मैटर ही नहीं करता। अगर वो ऊपर की फॉलो नहीं कर रहा तो कहानी खत्म है, फिर वो पॉइंट ही नहीं हो सकता। ये बात हो गई हमारी खत्म। अब नीचे क्या बोलता है, काम की बात देखते हैं। अब इसमें तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा सेक्शन के अंदर। अभी नीचे वो क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर इन द टर्म्स कंडीशन सच अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन पेबल देयर मस्ट बी फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ मीटिंग एंड देन बाय ऑर्डिनेशन पास एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आप किसी भी कंपनी के अंदर एमडी डब्ल्यूटीडी और दा मैनेजर को अपॉइंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना उन्हें अपॉइंट करने के लिए, प्लस जो उसके बाद जब भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग पड़ रही है वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करवाना है उनको अपॉइंट करने के लिए। और वो कह रहे हैं जब भी आप इन्हें अपॉइंट करोगे तो अपॉइंट करने के 60 दिन के अंदर आपको भारत सरकार को एक फॉर्म फाइल करना है आरओसी के पास। उस फॉर्म का नाम है MR1 और ये कितने दिन में फाइल करना है? 60 दिन में, जब भी आप इन्हें अपॉइंट करते हो। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर आप उसको अपॉइंट कर रहे हो और वो बंदा पार्ट शेड्यूल 5 वाली कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, वो जो पार्ट 1 शेड्यूल 5 वाली पड़ी है, तो मैंने तो आपको बताया आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके लिए सीजी के पास आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अपॉइंट करने के 90 दिन के अंदर MR2 में। इसका मतलब अगर आप किसी बंदे को वो अगर कोई बंदा 8 कंडीशंस पूरी कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप बिना सीजी अप्रूवल के अपॉइंट कर सकते हो। तो आप उसे MR1 में अपॉइंट करोगे और अपॉइंट होने के 60 दिन के अंदर आरओसी को फॉर्म फाइल करोगे MR1। लेकिन अगर कोई बंदा वो कंडीशंस ऊपर वाली 4 फॉलो कर रहा है लेकिन शेड्यूल 5 वाली कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा, तो मैंने आपको बताया था कि वो भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको MR2 फाइल करना पड़ेगा सीजी के पास, और वो फाइल करना है आपको जब वो अपॉइंट हो उसके 90 दिन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और लिखी है कि ये जो ऊपर हम अभी तक 196 वाली बात पढ़कर आए हैं उसमें 196(4) एंड 196(5) प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता। और प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि प्राइवेट कंपनी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर विदाउट ऑब्टेनिंग सीजी अप्रूवल एंड विदाउट फॉलोइंग शेड्यूल 5 अपॉइंट कर सकती है। इसका मतलब अगर आप किसी एमडी डब्ल्यूटीडी और दा मैनेजर को पब्लिक कंपनी में अपॉइंट कर रहे हो तो आपको ऊपर की भी 4 कंडीशंस फॉलो करनी है और नीचे वाली भी 4 कंडीशंस फॉलो करनी है। ये तो हमें पता है 8 फॉलो करनी है, मतलब ऊपर 196(3) वाली भी 4 और 196(3) के साथ शेड्यूल पार्ट 1 शेड्यूल 5 वाली भी 4, अगर आप किसी पब्लिक कंपनी में बंदे को अपॉइंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी दा मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, सिर्फ ऊपर वाली 4 फॉलो करनी है, नीचे वाली 4 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 5 ये वाला प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगता ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और सिमिलर एग्जम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को भी मिली हुई है। तो गवर्नमेंट कंपनी में तो 196(2), 4 एंड 5 तीनों ही एग्जम्प्ट हैं। और उसकी इंटरप्रिटेशन ये कि गवर्नमेंट कंपनी में पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी को भी शेड्यूल 5 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको भी खाली 4 ही कंडीशन फॉलो करनी है ऊपर वाली। और दूसरी बात, उनके ऊपर 196(2) भी नहीं लग रहा। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट कंपनी अपनी कंपनी में एमडी होल टाइम डायरेक्टर दा मैनेजर 5 साल से ज्यादा के लिए भी अपॉइंट कर सकती है एक ही बार में। इसका मतलब यह हो गया कि पब्लिक कंपनी के अंदर तो एमडी होल टाइम डायरेक्टर दा मैनेजर खाली एक टर्म 5 साल की होगी, उससे ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं होगा पब्लिक कंपनी में। और उसको अपॉइंट करने के लिए
वो 4 कंडीशन 196(3) वाली भी फॉलो करनी है और शेड्यूल 5 वाली भी फॉलो करनी है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर उसकी भी एक टर्म जो 5 साल की होती है, वो वाला कंसेप्ट तो यहां लगेगा प्राइवेट कंपनी पे, लेकिन उसको ऊपर की 4 कंडीशन से फॉलो करनी, नीचे वाली पार्ट 1 शेड्यूल 5 वाली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आप एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो, एग्जम्पशन है। और गवर्नमेंट कंपनी में तो एग्जम्पशन एक और एक्स्ट्रा 196(2) की भी एग्जम्पशन है, 4(5) की भी है। तो गवर्नमेंट कंपनी में आप एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर की टर्म 5 साल से ज्यादा की भी रख सकते हो। तो दूसरी बात, उसको भी अपॉइंट करने के लिए आपको सिर्फ ऊपर की 4 कंडीशन फॉलो करनी है, 196(3) वाली, पार्ट 1 शेड्यूल 5 वाली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा खत्म हो गया। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सोनल। इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हारे को ये वाला सेक्शन करवा रहा हूं, ये बाद में करवाऊंगा, मैनेजरियल रेमुनरेशन वाला। कि ये जो आप अपनी कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी, दा मैनेजर, ये सारे जो बंदे आप अपॉइंट करते हो, इनको आपकी कंपनी कितना रेमुनरेशन देगी, जरा उसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे अच्छा एक चीज और, यहां पे जब हम रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं तो इस रेमुनरेशन के अंदर कौन कौन से लोग, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 197, पहले मैं ये करा रहा हूं, बाद में मैं ऊपर वाला करवा दूंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल रेमुनरेशन वाला। तो यहां पे जो हम रेमुनरेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, सेक्शन का नाम क्या है, मैनेजरियल रेमुनरेशन। सेक्शन 197। अब ये जो सेक्शन है ना, ये लगता किसके ऊपर है, ये एमडी पे भी लगता है, ये होल टाइम डायरेक्टर्स पे भी लगता है, ये दा मैनेजर पे भी लगता है, प्लस ये पार्ट टाइम डायरेक्टर्स पे भी लगता है। ध्यान रखनी है, पीटीडीज मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, ये सबके ऊपर लगता है। एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी मींस होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, और पीटीडी मींस पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये सेक्शन सबके ऊपर लगता है कि इन सबके जो आपकी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर भी हैं, फुल टाइम डायरेक्टर भी हैं, एमडी भी है, सबको मिलाकर आपकी कंपनी कितना रेमुनरेशन देगी, ये उसके बारे में सेक्शन बात करता है। और समझने वाली चीज यहां पे ये है कि जब हम ऊपर अपॉइंटमेंट, जब 196 पढ़ रहे थे, तो 197 है, जब हम सेक्शन 196 पढ़ रहे थे तो वहां पे हम खाली 3 लोगों के बारे में बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट की, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, दा मैनेजर। पार्ट टाइम डायरेक्टर उस 196 में कवर नहीं थे, क्योंकि पार्ट टाइम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी कहां पढ़ लिया था, वो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था कि नॉर्मली जो डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर में जो नॉर्मल डायरेक्टर है वो कैसे अपॉइंट होगा, वो हमें पता है 152 के अकॉर्डिंग ओआर पास करके अपॉइंट होगा। और अगर वो एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेट डायरेक्टर वगैरह की कैपेसिटी में आ रहा है तो वो 161 के अंदर बोर्ड मीटिंग में पास होगा, बीआर पास करके। फिर अभी हमने देखा कि एमडी, डब्ल्यूटीडी और दा मैनेजर अपॉइंट करोगे तो वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट होंगे, प्लस नेक्स्ट जनरल मीटिंग में ओआर भी पास कराना पड़ेगा उन्हें अपॉइंट करने के लिए। तो ये सब बातें तो हमने देख ली। तो उस वाले सेक्शन में पार्ट टाइम डायरेक्टर कवर नहीं थे 196 में, लेकिन जब हम रेमुनरेशन देने की बात कर रहे हैं 197 में, तो यहां पे एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, पार्ट टाइम डायरेक्टर सारे कवर है। अब ये बोलता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और आपकी कंपनी अपने एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना रेमुनरेशन दे सकती है, तो लॉ कहता है अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो आपकी कंपनी अपने एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट तक का रेमुनरेशन दे सकती है। क्या दे सकती है, मैक्सिमम 11। इस 11% के अंदर एमडी भी कवर है, डब्ल्यूटीडी भी, मैनेजर्स भी, पार्ट टाइम डायरेक्टर, सबका मिलाकर आपको पता है एक कंपनी में 15 डायरेक्टर होते हैं मैक्सिमम, तो वो 15 डायरेक्टर्स का मिलाकर जो उसमें कुछ एमडी होंगे, कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर होंगे, कुछ नॉर्मल डायरेक्टर्स होंगे, है ना, कुछ होल टाइम डायरेक्टर होंगे, सबका मिलाकर मैक्सिमम कंपनी कितना रेमुनरेशन दे सकती है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, और लॉ कहता है ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे, ये सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट जो है ये सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट तक का वो क्या दे सकती है, रेमुनरेशन। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, 198 के अकॉर्डिंग। वो कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं आती, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि रेमुनरेशन कितना दे सकते हो। तो मान लो अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसका टोटल रेमुनरेशन, सॉरी टोटल नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है, तो आपकी कंपनी 11% मैक्सिमम
11%, दैट इज 11 करोड़ तक का रेम्यूनरेशन दे सकती है। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज समझो, यहां पे मैंने वर्ड यूज करा था, अगर आपको लॉजिकली समझ आया हो तो यहां पे मैंने जो वर्ड यूज लिखा है वो पब्लिक कंपनी लिखा है, प्राइवेट कंपनी नहीं लिखा। प्राइवेट कंपनी 11% से ज्यादा भी दे सकती है बिना किसी टेंशन के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी 20%, 30%, 40%, 50%, इवन 100% नेट प्रॉफिट सारा का सारा इन्हीं में बांटना चाहती है तो बांट सकती है। प्राइवेट कंपनी पे एज सच कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट कंपनी को फ्रीडम दी हुई है। लेकिन पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है? 11। तो ये दिमाग में बिठा लेना, 11% सबके लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है। जरा इसको पढ़ो क्या बोलता है, द टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी, लिखा ना पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं, टू इट्स डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग, अच्छा टू इट डायरेक्टर मींस पार्ट टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, तो सारे डायरेक्टर कवर हो गए, पार्ट टाइम डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर सारे कवर हैं। In a financial year shall not exceed 11% of the net profit of the company for that financial year computed in the manner laid down section 190। और वो net profit calculate कैसे करना? 198 के अकॉर्डिंग। Provided that the company in general meeting may authorize the payment of remuneration exceeding 11% net profit of the company subject to the provisions of schedule 5। अब इस और नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी कंपनी 11% से ज्यादा भी देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन आपको जनरल मीटिंग में क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब आप जनरल मीटिंग में अप्रूवल लोगे, अच्छा यहां पे ना सिर्फ अप्रूवल लिखा है, ये नहीं लिखा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन यहां पे ना इसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन मानेंगे, ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पूरे लॉ में कहीं पे भी अगर वर्ड लिखा हो रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा तो हम ऑर्डिनरी ट्रीट करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ वही मानते हैं जहां पे लॉ मेकर ने स्पेशल लिख रखा हो। लेकिन इधर अगर आप 11% की लिमिट जंप करते हो तो उसके लिए आपको यहां पे सिर्फ जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कौन सा, लेकिन यहां पे मुझे स्पेशल मान रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है अभी आगे बताऊंगा। तो वो नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो आप 11% से ज्यादा भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। मगर कंपनी को क्या कास्ट करना पड़ेगा? द कंपनी में बाय एक्सीड पे 11% सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग। अब इसका क्या मतलब? दो बातें हो गई। इसका मतलब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपकी कंपनी जितना मर्जी रेम्यूनरेशन दे, आपके ऊपर 11% वाली लिमिट वाला चक्कर ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपकी पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है? अपने नेट प्रॉफिट का 11%। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं और आप 11% से ज्यादा देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट है, तो आप 11% की लिमिट जंप भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे 11% वाली लिमिट लगती ही नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप 11% से ज्यादा देना चाहते हो तो आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी जितना मर्जी दे सकती है, पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 11% दे सकती है, और 11 से ऊपर जाना तो आपको क्या पास कराना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन द रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी वन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। किसी एक को 5 से ज्यादा नहीं दोगे। एंड इफ देयर इज मोर देन वन सच डायरेक्टर, remuneration shall not exceed 10% of the net profit of the all director and manager taken together। कह रहा है अगर आपकी कंपनी में एमडी भी है, डब्ल्यूटीडी भी है, अच्छा एमडी और दा मैनेजर तो एक साथ नहीं हो सकते, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है आपकी कंपनी में एमडी है और होल टाइम डायरेक्टर है, या आपकी कंपनी में दा मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर है, तो आप एक एमडी प्लस एक होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। अब इसका क्या मतलब है? टोटल 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहां पे ऐसे बनाए थे, केस 1, आपकी कंपनी में एक एमडी है प्लस एक डब्ल्यूटीडी है, तो आप इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 5%। लॉ क्या कह रहा है? कितना दे सकते हो? 5%। और इसको भी कितना दे सकते हो? 5%, मैक्सिमम 5%। तो कह रहा है जो आपकी कंपनी में एमडी होल टाइम डायरेक्टर है उनका मिलाकर 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इंडिविजुअली 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और टोटल कितना होता है? 11। तो इसका मतलब बचा हुआ जो 1% हो गया वो किसके लिए हो गया? पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए। तो बाकी जो पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1%। तो टोटल कितना हो गया? 11%। टोटल कितना हो गया? 11%। अब इसी के अंदर एक ट्विस्ट, केस 2,
अगर आपकी कंपनी के अंदर वो ये कहता है, मान लो ये तो एमडी की सिचुएशन बनाई, मान लो अगर आपकी कंपनी में 2 एमडी भी हैं, तो दोनों का मिलाकर भी, ये ध्यान देनी है बात, और मान लो होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, तो 5-5 दोनों को दे दो, और होल टाइम डायरेक्टर भी है, एमडी भी है, तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे कि इन होल टाइम डायरेक्टर का और पार्ट टाइम होल टाइम डायरेक्टर और एमडी वगैरह का मिलाकर 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लो आपकी कंपनी में 2 एमडी है और 1 डब्ल्यूटीडी है, तो आप कैसे दोगे? इनका मिलाकर 10%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअली ध्यान रखना किसी का भी 5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मान लो डब्ल्यूटीडी को दे दिया 5 और इन दोनों को मिलाकर दे दिया 5 ईच नहीं है, मिलाकर 5, तो 10 हो गया। तो बचा हुआ 1 किसके लिए? पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए। तो क्या बन गया आपका टोटल? 11%। फिर इसमें अगर नीचे एक सिचुएशन है कि मान लो आपकी कंपनी के अंदर अगर एमडी या डब्ल्यूटीडी है ही नहीं, the remuneration payable to director who are neither MD nor whole time director shall not exceed 1% of the net profit of the company. There is a MD और whole time director और manager. अगर आपकी कंपनी MD whole time director manager है, तो जो पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं उनको आप 1% से ज्यादा नहीं दोगे। वो सिचुएशन तो हम बना चुके हैं, ये वाली, कि अगर आपकी कंपनी में MD होल टाइम डायरेक्टर और द मैनेजर हैं, ये वाली सिचुएशन हम बना चुके हैं। जैसे MD होल टाइम डायरेक्टर वगैरह है, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दोगे? 1%। लेकिन अगर आपकी कंपनी में वो कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं है, 3% of net profit in any other case where there is no MD whole time director manager. अगर आपकी कंपनी में MD whole time director द मैनेजर है ही नहीं, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर ही है, तो केस 3 आप पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 3% दे सकते हो नेट प्रॉफिट का। अगर आपकी कंपनी के अंदर इफ देयर इज नो MD, पार्ट टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर आपकी कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी और पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, सारे ही लोग हैं, तो आप इनको दोगे 10% मैक्सिमम और पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1%, टोटल 11। और आपको ध्यान देना है कि ये जो इनकी जो लिमिट है वो कभी भी 5% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। तो 5 इसको दिया, 5 इसको दिया, पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1 दिया। अगर एमडी 1 से ज्यादा थे या होल टाइम डायरेक्टर 1 से ज्यादा थे, तो उनका मिलाकर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर होल टाइम डायरेक्टर का 5 और पार्ट टाइम डायरेक्टर का कितना हो गया? 1%, तो टोटल मिलाकर हो गया 11, इससे ज्यादा नहीं। तो इस केस में अगर आपके एमडी डब्ल्यूटीडी है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% मिलेगा मैक्सिमम। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ये लोग नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर ही है, तो आप इनको 3% तक का नेट प्रॉफिट तक का दे सकते हो। ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो ऑल्सो दैट, अब यहां पे एक चीज लिखी है, एक चीज थी जो समझाने वाली थी, यहां पे एक लाइन लिखी थी ऊपर की तरफ, ये रही, एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग बाय एसआर। अगर एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग बाय एसआर का क्या मतलब है? अगर आप जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से एसआर पास नहीं करवाना चाहते, तो इतना इतना दे सकते हो, तो इतना इतना दे सकते हो। अगर आप इस लिमिट को जंप करना चाहते हो, तो आपको एसआर पास करवाना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है केस 4 कि मान लो आपकी कंपनी एमडी को 5 की जगह 6% दे रही है और डब्ल्यूटीडी को 4% दे रही है और पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% दे रही है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो टोटल में 11% ही है, 11 की लिमिट को जंप नहीं करा। लेकिन क्या हमने इंडिविजुअल लिमिट को जंप कर दिया 5% वाली को यहां पे? यस, तो भी आपको एसआर पास कराना पड़ेगा, तो भी आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। तो 2 बातें हो गई। अगर आप ये 11% की लिमिट को जंप करना चाहते हो, तो हमने ऊपर देखा था आपको एसआर पास कराना ही है। लेकिन अगर आप 11 की लिमिट को जंप नहीं करें, लेकिन जो इंडिविजुअल इनकी जो मैक्सिमम की लिमिट है, ये जो यहां पे लिखी हुई थी कि आप एमडी को, एक सिंगल एमडी होल टाइम डायरेक्टर को शैल नॉट एक्सीड 5%, 5% से ज्यादा नहीं दोगे। और अगर 1 से ज्यादा है आपकी कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी, तो सबका मिलाकर 10 से ज्यादा नहीं दोगे। तो मेरा कहने की सेंस ये है कि आपकी ओवरऑल की 11% वाली लिमिट जंप नहीं कर रही, किसी इंडिविजुअल लिमिट जंप कर रही है, 5 से ज्यादा दे रहे हो आप किसी एक व्यक्ति को, तो उस केस में आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो ऐसा भी हो गया, केस 5 भी बना देता हूं कि मान लो आप इंडिविजुअल लिमिट भी जंप कर रहे हो, टोटल भी जंप कर रहे हो। मान लो केस 5, मान लो आप एमडी जो है उसको भी 5 की जगह 6% दे रहे हो और जो डब्ल्यूटीडी है उसको 5% दे रहे हो और जो पार्ट टाइम डायरेक्टर उनको 1% दे रहे हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर को। तो अगर आप यहां पे देखो, तो यहां पे 6, 5, 11 और एक 12% हो गया, 12 हो गया ना। अब ऐसे केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 एसआर पास कराने पड़ेंगे। एक एसआर जो पास कराना है वो इंडिविजुअल लिमिट जंप करने का, एक ये वाला एसआर पास कराना है क्योंकि आपने इंडिविजुअल लिमिट जंप करी है।
ये वाला जो एसआर पास होगा ये ऊपर वाले सेक्शन में पास होगा, ये रहा, ये वाला जो एसआर पास होगा ये ऊपर पास हो रहा है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी और ये लिमिट को जंप करती है तो उस केस में आप एसआर पास करा के कर सकते हो। फिर उसकी जो ये जो नीचे वाला एसआर पास हो रहा है उसकी एक्सेप्शन के अंदर पास हो रहा है, जो इंडिविजुअल लिमिट जंप करने का, और आपने इंडिविजुअल जंप करी तो नीचे वाला तो वहां पे पास हो गया, प्लस जो आपने ऊपर 11% की लिमिट जंप करी है इसके लिए आपको अलग एसआर पास कराना, 2 एसआर पास कराने पड़ेंगे। तो 2 बातें सही, लेकिन ये सारा खेल कहां है? पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो और आप रेम्युनरेशन कितना दे सकते हो, आपको समझ आ गया, 11% तक दे सकते हो। इससे ऊपर जाना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से। 11% तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी तो 11 से ऊपर जितना मर्जी दो, आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर ये लिमिट लगती ही नहीं है। और आपकी पब्लिक कंपनी तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपकी कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी, दा मैनेजर वगैरह है तो इंडिविजुअल में उनको 5% से ज्यादा नहीं देना और सबका मिलाकर 10% से ज्यादा नहीं देना। और पार्ट अगर सब हैं तो सबको मिलाकर 10 और पार्ट टाइम डायरेक्टर का 1 तो टोटल हो गया 11। अगर आपकी कंपनी में इनमें से कोई भी नहीं है तो सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो आप इनको 3% तक भी दे सकते हो। फिर दूसरी बात, ये जो इंडिविजुअल लिमिट आप लोगों ने पढ़ी कि इनको 5% से ज्यादा नहीं दोगे एमडी, डब्ल्यूटीडी को, तो उस केस में हमने 2 चीजें देखी कि अगर हो सकता है कि इंडिविजुअल लिमिट जंप कर रही है लेकिन ओवरऑल लिमिट जंप नहीं करी तो आपको जो इंडिविजुअल लिमिट जंप करी है उसके लिए एसआर पास कराना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअल भी जंप कर रही है, ओवरऑल वाली भी जंप कर रही है, अगर आप दोनों लिमिट जंप कर रहे हैं तो आपको 2 एसआर पास कराने पड़ेंगे। तो ये रेम्युनरेशन का बेस था जो हमने यहां तक पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समझने वाली चीजें, ध्यान देने वाली। सीधा काम की बात पे आता हूं जो समझने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, रुको गाइज। ये जो आपने अभी लिमिट पढ़ी ना 11% वाली, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन देखे कि सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स को मिलाकर आप 11% से ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं दोगे, है ना। और अगर आपकी कंपनी में एक एमडी या एक डब्ल्यूटीडी भी है तो उनको मिलाकर 10% और पार्ट टाइम डायरेक्टर का फिर 1% ही हमने बना लिया था। और अगर आपकी कंपनी में ये लोग नहीं है तो टोटल आप पार्ट टाइम डायरेक्टर ही हैं तो आप उनको 3% तक दे सकते हो। ये सब तो आपने समझ लिया, है ना। और अगर आपको पता है कि अगर आप ये इंडिविजुअल लिमिट जंप करते हो या 11% वाली लिमिट जंप करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, ये भी हमने समझ लिया। फिर मैंने तुम्हारे को ये बात एक और बताई कि ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में ये सब देखना है, प्राइवेट कंपनी के केस में ये लिमिट्स एप्लीकेबल ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये लिमिट लगती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को जितना मर्जी रेम्युनरेशन दे, 11% से ज्यादा भी दे तो भी उन्हें एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है। चलो ये बात तो हो गई हमारी खत्म। अब समझने वाली चीज ये है कि ये जो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट वाली लिमिट है ना, ये जो आपने 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स वाली लिमिट पढ़ी है, ये कब लगती है? अगर आपकी कंपनी के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तब लगती है। समझते हो आप ये बात? सफिशिएंट प्रॉफिट समझते हो? जैसे मान लो अगर आपकी कंपनी में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और आपको तो खाली 11 करोड़ ही बांटना था, आपको तो खाली क्या बांटना था? 11% ही बांटना था, तो आपने नेट प्रॉफिट्स का 11% बांट दिया, बात खत्म हो गई। इसके अलावा आपके पास इतने प्रॉफिट्स हैं कि जितना पैसा आपने बांटना आप पे सफिशिएंट पैसा है, तो आप ये 11% वाली लिमिट फॉलो करोगे। लेकिन मान लो आपकी कंपनी लॉसेस में है या प्रॉफिट्स इतने हैं ही नहीं कि आप पूरा पैसा दे पाओ। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो आपने डिसाइड करा कि आप 10 करोड़ रुपए का रेम्युनरेशन बांटोगे, आपने डिसाइड करा कि आप 10 करोड़ का रेम्युनरेशन बांटोगे, लेकिन आपके पास प्रॉफिट्स ही खाली 6 करोड़ के हैं, प्रॉफिट्स खाली 6 करोड़ के हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो खाली कितने के हैं? 6 करोड़ के हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स तो हैं लेकिन इनएडिक्वेट है। तो इसे हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। या आपकी कंपनी मान लो लॉसेस में है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, और स्टिल आपकी कंपनी रेम्युनरेशन देना चाहती है, तो फिर लिमिट्स अलग है। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि जो ऊपर आपने 11% की लिमिट पड़ी ना, तब पड़ी है, ये तब एप्लीकेबल होगी अगर आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब जितना आप प्रॉफिट बांटना चाहते हो 11% लिमिट के अकॉर्डिंग या उससे ज्यादा भी एसआर पास कराकर, उतना पैसा अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 11% वाली लिमिट फॉलो करो और बांट दो पैसा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब प्रॉफिट्स हैं लेकिन कम है, जितना आप बांटना चाहते हो उतना नहीं है, या आपकी कंपनी लॉसेस में है, तो उस केस में इसे हम बोलते हैं, अगर आपकी कंपनी इनएडिक्वेट प्रॉफिट में लॉसेस में है तो फिर आपको ना दूसरी लिमिट फॉलो करनी है
तो फिर आपको दूसरी लिमिट फॉलो करनी है। वो लिमिट क्या है जरा आप देखेंगे। देखो पहले तो अभी हमने जो 11% वाली लिमिट पढ़ी, ये तो हमने पढ़ी ली कि, और ये हमने ये भी पढ़ लिया कि खाली पब्लिक कंपनी में लगती है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर 11% से ऊपर जाना है आपको नीचे की तरफ तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और आप 11 से ऊपर भी जा सकते हो। फिर भी हमने इंडिविजुअल लिमिट्स भी पढ़ ली कि अगर इंडिविजुअल लिमिट जम करते हो तो भी आप एसआर पास कराकर जा सकते हो, वरना इंडिविजुअल लिमिट्स ये है कि एक को इतना और टोटल में 11, वो जो हमने पढ़ लिया। अब नीचे की तरफ चलते हैं, एक चीज दिखा रहा हूं, देखो ये शेड्यूल 5 का पार्ट 2 है। अब यहां पे एक सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 किसका है? शेड्यूल 5 के पार्ट 2 का सेक्शन 1। ये बोलता है अगर आपकी कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, मतलब अगर आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, जितने आप बांटना चाहते हो, अगर आपकी कंपनी में उतने प्रॉफिट्स हैं, तो कह रहा है आप जो रेमुनरेशन है वो एज पर सेक्शन 197 दो। एज पर सेक्शन 197 मींस जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं इसके अकॉर्डिंग दो। ये जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं यही वाला 11% वगैरह वाली जो लिमिट है, ये हम पढ़ के जो आए हैं कि टोटल में 11, और अगर एक एमडी है एक डब्ल्यूटीडी है तो उनको 5-5%, उनका 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर का हो गया 1%, 11 हो गया। और अगर आपकी कंपनी में तो हमने बता ही दिया एक एमडी एक डब्ल्यूटीडी है तो उनको 1% पार्ट टाइम डायरेक्टर को, और अगर इनकी आपकी कंपनी में इनमें से कोई भी नहीं है तो बाकी होगा 3%, पार्ट टाइम डायरेक्टर को 3%, वेयर देयर इज नो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। ये तो हमने सीख लिया। ये सब कब लग रहा है? अगर आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। ये और ये लिमिट्स के मैंने केस 1 केस 2 बनाकर आपको समझा दिए थे। अगर आपकी कंपनी में, अब जरा पढ़ना सेक्शन 2, रेमुनरेशन बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, ये पॉइंट के बाहर है। अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स हैं लेकिन कम है, जिसे हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट बोलते हैं, या आपकी कंपनी में प्रॉफिट है ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है, या आपकी कंपनी लॉसेज में है, अगर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी है तो फिर आप रेमुनरेशन 11% के अकॉर्डिंग नहीं दोगे, फिर आप रेमुनरेशन शेड्यूल 5 का जो पार्ट 2 है उसके सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग दोगे। और वो लिमिट्स कितनी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब दो बातें हुई, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, कोई दिमाग नहीं लगाना, पब्लिक, ये सारा खेल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, पब्लिक कंपनी के लिए। बात समझ आ रही ना? प्राइवेट में तो सब खेल ही नहीं है। प्राइवेट के अंदर तो आप जितना मर्जी रेमुनरेशन बांटो, जैसे मर्जी बांटो, लिमिट लगती ही नहीं है 11-12% वाली, जैसे मर्जी दो अपने हिसाब से, और लिमिट जंप करने के लिए भी एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है, ये सब क्लेश है ही नहीं। तो ऑटोमेटिक है सारी चीजें हम पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी के अंदर इन सफिशिएंट प्रॉफिट है तो 11% दो, अगर आपकी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या आपकी कंपनी लॉसेस में है और स्टिल आपकी कंपनी रेमुनरेशन देना चाहती है तो आपकी कंपनी इतना रेमुनरेशन दे सकती है। वो कितना दे सकती है अब हम उसकी लिमिट पढ़ रहे हैं। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर, करेंसी ऑफ टेन्योर का मतलब है जब आपका टेन्योर चल रहा है, जिस साल आपका टेन्योर चल रहा है, ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर, अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, आपकी कंपनी में या तो प्रॉफिट है ही नहीं या इनएडिक्वेट है लेकिन कम है, या आपकी कंपनी लॉसेस में है या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में, मतलब लेते हैं कि किसी भी हालात में आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप हमेशा इस वाली कैटेगरी में आओगे। तो आपकी कंपनी अगर रेमुनरेशन देना चाहती है तो मे पे रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन अदर डायरेक्टर नॉट एक्सीडिंग द लिमिट गिवन बिलो, लेकिन जो लिमिट दी है इससे ज्यादा नहीं दोगे। अब ये कितनी कितनी लिमिट बताई है जरा पढ़ना। अच्छा, यहां पे जो लिमिट बताई है ना ये इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे बताई है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, मैं तुम्हारे को समझा देता हूं। इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल मैंने यहां पे डाल रखा है, हटा तो नहीं दिया। इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन ऊपर है मेरे ख्याल से। इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन कहां गई? इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन पता नहीं, शायद मैंने मैराथन नोट से हटा दी वो डेफिनेशन इफेक्टिव कैपिटल की। मैं लिखवा देता हूं क्योंकि आपको वो पता होनी चाहिए डेफिनेशन, इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इफेक्टिव कैपिटल, पहले तो टॉपिक ही ढूंढना पड़ेगा कहाँ है बुक के अंदर, अदरवाइज इफेक्टिव कैपिटल
ये रहा जी। तो अब ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, जरा लिखना, लिखवाऊं तुम्हारे को। इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, लिख लो अपने पास। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे होती है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगे पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी की जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है वो, प्लस में आप, अच्छा इसके अंदर एक चीज और, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल में एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी है। अगर आपने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी की फॉर्म में पैसा लिया था या एडवांस में पैसा लिया था, वो काउंट नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स, तो ये आपका पेड अप कैपिटल की काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। फिर इसके अंदर हमने प्लस क्या करना है, प्लस क्या जोड़ोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा, जो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा है वो ऐड होगा। फिर क्या ऐड होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो आपका पैसा पड़ा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आपका जो पैसा पड़ा है वो ऐड होगा, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, वो ऐड होगा। माइनस ये जो अब अमाउंट निकल कर आएगा, इसमें से कुछ अमाउंट माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एनी इन्वेस्टमेंट, आपकी कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी जगह पे, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो वो काउंट नहीं होगी। प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी माइनस करने हैं इसी में से। और क्या माइनस करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, कंपनी के वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी ने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं, नॉट रिटन ऑफ। तो जब आप ये तीन चीजें माइनस करोगे तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, इफेक्टिव कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो इफेक्टिव कैपिटल है। क्या है आपकी, इफेक्टिव कैपिटल। अब ये मैंने क्यों समझाई ये चीज, ये बताऊंगा। तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलती है, तुम्हारे से पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट जो कि 1 साल के बाद पे होनी है, इन सबको ऐड कर दो। इसमें से माइनस क्या कर दो, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी कर रही है वो माइनस कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हो वो माइनस कर दो। तो ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा ये है हमारी इफेक्टिव कैपिटल। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर, अब हम समझते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या आपकी कंपनी लॉसेस में है और वो स्टिल अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देना चाहती है, तो वो कितना दे सकती है। अब जरा यहां पे देखो, लिमिट दी हुई है ऑफ ईयरली रेम्यूनरेशन पेबल शैल नॉट एक्सीड रुपीज इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सन। अच्छा, मैनेजरियल पर्सन का मतलब कौन कौन लोग आ गए इसके अंदर, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, द मैनेजर, ये होगा मैनेजरियल पर्सन। और इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर कौन होगा, वही नॉर्मल डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, उनका अलग है, उनका रेम्यूनरेशन अलग है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भैया उसमें भी हमने देखा था कि पार्ट टाइम डायरेक्टर वालों का 1% था और बाकियों का 10 था।
और अगर कंपनी में एमडी वगैरह नहीं है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर का 3% तक था। अब यहां पे कैटेगरी ये है कि अगर आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या आपकी कंपनी लॉसेस में है और वो स्टिल रेम्युनरेशन देना चाहती है अपने डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर में सारे ही आते हैं, एमडी डब्ल्यूडी मैनेजर भी आते हैं और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी आते हैं, तो कितना कितना दे सकती है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है अगर आपकी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, नेगेटिव है। अच्छा, और एक चीज और याद रखना, ये जो लिमिट है ना, लिमिट इन केस ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन है, लिमिट ऑफ ईयरली रेम्युनरेशन पेबल शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन, ये पर पर्सन की लिमिट है, पर पर्सन की, आई मीन सिंगल, समझ आती है ना बात। तो और यहां पे भी अदर डायरेक्टर्स ने लिखा, अदर डायरेक्टर लिखा है, ये भी पर पर्सन के हिसाब से लिमिट है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी में 2 एमडी हैं तो दोनों को आप 60-60 लाख दे सकते हो, ऐसा। तो वो क्या कह रहा है, अगर आपकी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, और इफेक्टिव कैपिटल अब निकलेगी कैसे, ये तो आपको पता ही है, ये ऐसे निकलेगी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस जो आपने लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स जो आपने पे करने 1 साल के बाद, वो सब ऐड करो, उसमें से माइनस करनी है 3 चीजें, तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है तो आप अपने मैनेजरियल पर्सन को, जैसे एमडी, डब्ल्यूटीडी वगैरह को, पर पर्सन 60 लाख पर एनम तक का रेम्युनरेशन दे सकते हो लॉसेस के केस में भी, ठीक है जी। और ये निकालोगे पैसा कहां से, जो आपके पास रिजर्व्स में पैसा पड़े वहीं से निकालोगे। अभी लॉसेस है, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन रिजर्व्स में पैसे पड़े तभी तो आप देना चाह रहे हो, तो रिजर्व से कितना निकाल सकते हो, तो वो बात हो रही है। तो आप पर पर्सन 60 लाख पर एनम निकाल सकते हो। और अदर डायरेक्टर जो है आपके, उनके लिए पर पर्सन आप 12 लाख पर एनम निकाल सकते हो, अगर आपकी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, 5 करोड़ या उससे कम। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे कम नहीं, 5 करोड़ से कम या फिर नेगेटिव है। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल एग्जैक्ट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है, तो आप पर पर्सन 84 लाख पर एनम का क्या दे सकते हो, रेम्युनरेशन दे सकते हो मैनेजरियल पर्सन को, और जो नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं उनको क्या दे सकते हो, 17 लाख पर एनम का, ठीक है। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम है, तो आप पर पर्सन 120 लाख रुपए दे सकते हो मैनेजरियल पर्सन को। 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गया, है ना। और अदर्स को कितना दे सकते हो, अदर डायरेक्टर को 24 लाख रुपए पर एनम पूरे साल का। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप कितना दे सकते हो मैनेजरियल पर्सन को, 120 लाख पर एनम फिक्स है, प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। जैसे मान लो अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 300 करोड़ है, मान लेते हैं आपकी इफेक्टिव कैपिटल 300 करोड़ है, आपकी इफेक्टिव कैपिटल, तो आप अपने मैनेजरियल पर्सन को रेम्युनरेशन कितना दे सकते हो, 250 करोड़ तक के लिए, तो 250 करोड़ से कम तक के लिए तो कितना था, 120 लाख, तो 120 लाख फिक्स हो गया, प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, जो ऊपर वाला अमाउंट है उसका 0.01% प्लस 0.01% ऑफ 50 करोड़। समझ आ गया। तो इसको मिलाकर जो अमाउंट निकल कर आएगा इतना आप दे सकते हो। तो अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, 300 करोड़ से 300 करोड़ मतलब 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो मैंने एक एग्जांपल बनाकर दिखाया आपको। ये तो किसके लिए, मैनेजरियल पर्सन के लिए। और ये वापस बोल रहा है सब पर पर्सन के हिसाब से है। अगर आप में 1 से ज्यादा है, जैसे 2 एमडी है, तो 60 लाख उसको, 60 लाख उसको, ऐसे चलेगा। या अगर जिस भी स्लैब में आ रहे हो, अगर आप 5 करोड़ से 100 करोड़ वाले स्लैब में आ रहे हो तो फिर वो 84 लाख उसको, 84 लाख ऐसे दे सकते हो। और पार्ट टाइम डायरेक्टर को पर पर्सन इतना इतना दे सकते हो। और अब इसमें भी पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए क्या है, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ उससे ज्यादा है तो आप 24 लाख पर एनम दे सकते हो, प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस। वही वाली बात, तो यहां पे 120 की जगह 24 लाख हो जाएगा पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए, और ऊपर वाले 50 करोड़ का 0.01%। ठीक है जी। और नीचे की तरफ एक चीज बोल रहा है, नीचे की तरफ एक चीज बोल रहा है, यहां पे एक चीज बोल रहा है जो समझने वाली है, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द रेम्युनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट्स मे बी पेड इफ द रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर ये जो लिमिट्स हैं ये नॉर्मल लिमिट्स हैं लॉस के केस में, अगर आप इन लिमिट से ज्यादा भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन आपको अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी इससे ज्यादा रेम्युनरेशन भी जो लिमिट बताई गई है दे सकती है, लॉसेस के केस के अंदर भी या इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केसेस के अंदर भी। ठीक है जी, ये थी तुम्हारे को समझाने वाली बात।
प्लस इसके अलावा नीचे एक चीज बोल रहा है, यहां पे एक लिखा है तो पहले तो यहां पे बता रहा है ये जो आपने ऊपर रेम्यूनरेशन पढ़ा, इन रेम्यूनरेशन के अंदर जो 11% वाली जो आपने लिमिट पढ़ी थी, ये वाली 11% वाली, इस लिमिट के अंदर कह रहा है वो वाले पैसे कवर नहीं होंगे जो आप डायरेक्टर्स को सबसेक्शन 5 में दे रहे हो। और सबसेक्शन 5 में ना डायरेक्टर्स जहां पे जो बात होती है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात होती है, और यहां पे उनको सिटिंग फीस मिलती है। सिटिंग फीस आपको पता होगा, जो कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं वो आपको पता है कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग तो परफॉर्म करते नहीं है, वो पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आते हैं, एडवाइस देते हैं, चले आते हैं, तो उनको पर डे की सिटिंग फीस मिलती है 1 लाख रुपए मैक्सिमम। वो मैक्सिमम है, उससे कम भी मिल सकती है, मैक्सिमम 1 लाख होती है। तो ये जो अगर मान लो आपकी कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो मान लो आप सबको 1-1 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दिए, और वो तो एक मीटिंग के हैं। अब साल में 4 बार मीटिंग हो रही है, सबको 4-4 लाख रुपए दोगे। तो कह रहा है ये जो पैसा आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस की फॉर्म में दे रहे हो, या वो वाले डायरेक्टर जो आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी में या बोर्ड मीटिंग कमेटी, ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, जो अलग-अलग कमेटियां बनी होती हैं, उनके अंदर जो डायरेक्टर्स बैठते हैं उनको जो सिटिंग फीस दी जाती है, वो सिटिंग फीस वाला पैसा उस 11% की काउंटिंग में काउंट नहीं होगा, मतलब वो एक्स्ट्रा है। तो वो ये कह रहा है, लिखा है ना, ये द परसेंटेज इज अफोर्सेड, जो हमने ऊपर 11% की लिमिट पढ़ी, उसके अंदर ये जो सिटिंग फीस वाले पैसे सबसेक्शन 5 के अंदर बताएंगे। और सबसेक्शन 5 में क्या बताएंगे? सिटिंग फीस दे सकते हो आप एक डायरेक्टर को मैक्सिमम 1 लाख रुपए। और ये सिटिंग फीस ज्यादातर किसको दी जाती है? जो कंपनी में कमेटीज बनी होती है उनके अंदर जो डायरेक्टर बैठते हैं उनको दी जाती है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को दी जाती है। तो जो सिटिंग फीस का पैसा दिया जाता है वो उस 11% की लिमिट में काउंट नहीं होगा, मतलब वो एक्स्ट्रा आप दे सकते हो अलग से इस 11% के अलावा। ठीक है जी, ये बात खत्म हो गई। और नीचे इस वाले में सबसेक्शन 3 में बता रहा है कि अगर आपकी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या आपकी कंपनी लॉसेस में है, अगर स्टिल वो रेम्यूनरेशन देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन वो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग देती है। आपको पता, हमने पढ़ लिया कि कितना कितना देगी। बस ये मेन इस सेक्शन की बातें मैंने तुम्हारे को कवर करा दी, बाकी आप रीड कर लेना। फिर नीचे की तरफ और क्या बोल रहा है कि सेक्शन 197 मैंने तुम्हारे को बताया, एक तो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता, वो तो क्लियर है। दूसरा सेक्शन 197 गवर्नमेंट कंपनी पे भी नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर भी अगर आपकी कंपनी 11% से ज्यादा देना चाहती है तो उसको एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है, उन पे 11% वाली लिमिट का चक्कर नहीं है। और इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस में जो लिमिट्स पड़ी हैं वो सब भी गवर्नमेंट कंपनी में भी चक्कर नहीं है, सिर्फ किस में है? पब्लिक कंपनी में ही है। और नीचे अगर आपकी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी वो होती है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बनी होती है, उनके ऊपर भी ये सेक्शन 197 नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि वो वाली कंपनियां भी ये लिमिट वगैरह बिना फॉलो करे अपने हिसाब से रेम्यूनरेशन दे सकती हैं। और नीचे अब वो ये नीचे बता रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है, हमने पढ़ा ना 11% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? वो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग होगा, वो ये बता रहा है। ठीक है जी, ये हमारी मेन बातें खत्म हो गई। अब तुम्हारा कुछ काम का सेक्शन देख रहा हूं, कुछ करवाने वाला है तो करवाएं, नहीं तो छोड़ दें तुम्हारे को। ये पढ़ लो बस, एक टॉपिक है, एक है ये अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। तो सर बच्चा कहता है केएमपी के बारे में तो आपने ऊपर बता ही दिया था कि एमडी, डब्ल्यूटीडी और होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं, वो तो आपने सिखा दिया था 196 के अंदर। और आपने बता भी दिया था कि एमडी, डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर को अगर आपने अपॉइंट करना है तो उसका टेन्योर 5 साल का होगा और उनको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, उसके बाद जनरल मीटिंग जो होगी उसके अंदर अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर से भी, वो सब तो मैंने तुम्हारे को बता दिया था। अब बात यह आती है कि केएमपी किन कंपनियों को अपॉइंट करने होते हैं, तो वो बात यहां पे लिखी हुई है सेक्शन 203 में। 203 में यह लिखा हुआ है कि केएमपी किन किन कंपनीज को अपॉइंट करने होते हैं, सेक्शन 203 में लिखा हुआ है। और यहां पे यह लिखा हुआ है कि केएमपी किन कंपनियों को अपॉइंट करने होते हैं। लिस्टेड कंपनी को केएमपी हमेशा अपॉइंट करना होता है, प्लस इसके अलावा जो अदर पब्लिक कंपनीज हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको केएमपी अपॉइंट करना होता है। तो ये चीज समझ लो, हमने ये तो ऊपर सीख लिया था कि भाई केएमपी को अपॉइंट करने के लिए 4 बेसिक कंडीशन होती हैं, जो हमने पढ़ी थी ये वाली, कि ये 4 कंडीशन का ध्यान देना पड़ता है, 4 डिस्क्वालिफिकेशन है, प्लस पार्ट 1 शेड्यूल 5 में 4 कंडीशन अलग से दी, लिखी 5 थी, लेकिन मैं तो बता 4 थी, इसमें से एक ऑमिट हो चुकी थी, डी वाली। ये 4 अलग से पढ़नी होती है, ये तो हमने सीख लिया कि 8 कंडीशन फॉलो करनी होती है, 5 साल के लिए अपॉइंट हो गए, फिर उसको दोबारा आप री अपॉइंट कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब हमने सीख लिया था। और अपॉइंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, प्लस इसके अलावा जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो सब तो हमने 196 में ही सीख लिया था। बात यह आती है कि केएमपी किस कंपनी में अपॉइंट करना है, तो सर केएमपी लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना ही होते हैं।
उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, उनको अपॉइंट करने होते हैं। इसका मतलब केएमपीज अपॉइंट करने का कंसेप्ट प्राइवेट कंपनीज पे नहीं लगता। ठीक है जी, ये था आपका चैप्टर केएमपी वाला। मेन बातें इस चैप्टर की जो थी वो तुम्हारे को सिखा दी है। ठीक है जी, लव यू ऑल। और ये चैप्टर अब हम खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, समाप्त।